हिस्ट्री, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रीडम एंड इक्वालिटी जैसे आइडियाज पूरे यूरोप में फैलने लगे। हमने ये भी पढ़ा था कि पहले फ्रेंच सोसाइटी जो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, रेवोल्यूशन के बाद पीपल रियलाइज्ड कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पॉसिबल है और ये सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए उसके बारे में लोगों के अलग अलग आइडियाज थे एंड इन आइडियाज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स वो लोग थे जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। दे वांटेड कि सोसाइटी में हर तरह के रिलीजन के लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें, बट उनको ये नहीं चाहिए था कि कोई डायनेस्टी रूल करे या उस डायनेस्टी के पास बहुत पावर हो। दे वांटेड लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, यानी जो लोगों के वोट के थ्रू बनी हो, और ये गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाए वो लॉज एक वेल ट्रेन्ड and independent judiciary define करें। But liberals were not like democrats। universal adult franchisee यानी हर सिटीजन को वोट देने का राइट है, इसको लेके लिबरल्स और डेमोक्रेट्स के व्यूज काफी अलग थे। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि सबको वोट देने का राइट हो, बट इसको लेके लिबरल्स वर अगेंस्ट। दे वांटेड सिर्फ मेन जिनके पास प्रॉपर्टी हो वही वोट दें, बाकी कोई भी वोट नहीं दे। इनफैक्ट कोई वुमेन को भी वोट देने का राइट ना हो। रेडिकल्स वांटेड कि गवर्नमेंट कंट्री की मेजोरिटी की पसंद की हो। रेडिकल्स डिडंट वांट कि रिच लैंड ओनर्स या फैक्ट्री ओनर्स उनके पास प्रिविलेजेस हो। सो दे वर ओके विद प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट ये नहीं चाहते थे कि बहुत सारी प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के पास सीमित हो। एंड दे सपोर्टेड वुमेन का राइट टू वोट। कंजर्वेटिव ऑन दी अदर हैंड, लिबरल्स और रेडिकल दोनों से काफी अलग थे। उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कोई भी चेंज सोसाइटी में, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद दे वर रेडी टू चेंज, बट उनका बस ये मानना था कि चेंजेस हों बट थोड़ा स्लोली स्लोली। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ये जो टाइम था इट वॉज फुल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। न्यू सिटीज केम अप और नए नए इंडस्ट्रियल रीजन बनने लगे। रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड हुआ एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में आके काम करने लगे। वर्क आवर्स बहुत ज्यादा था और जो पैसा मिलता था वो बहुत ही कम। हाउसिंग और सैनिटेशन की भी परेशानी होने लगी। ये सब देख के लिबरल्स एंड रेडिकल्स इन सब परेशानी का सोल्यूशन देखने में लग गए। दे वांटेड कि जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है इसका बेनिफिट जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बेटर एजुकेशन एंड हेल्दी इकोनॉमी। ये आइडिया सुन के बहुत सारे लोग इनसे प्रभावित हुए और वो जाके लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ जुड़ गए। तो बहुत सी कंट्रीज में जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड रशिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लगी वहाँ के मोनार्क को हटाने के लिए। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, ये सब जो चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या करना चाहिए हमें ताकि सोसाइटी अच्छे से चले। ऐसे में जो सोशलिज्म का विजन था सोसाइटी को लेके उसका सबको काफी अटेंशन मिला। तो सोशलिज्म में लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हर प्रॉब्लम की जड़ है। ऐसे ही इसलिए मानते थे क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल के पास होती थी और ये इंडिविजुअल बाकी लोगों को काम तो देता था बट उसका मेन मोटिव था प्रॉफिट कमाना। ये उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था जिसकी वजह से एक्चुअल में उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर सोसाइटी एज अ होल प्रॉपर्टी अपने पास ही रखे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू कि पूरी प्रॉपर्टी कोई और इंसान के पास हो। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज थे कि कैसे एक सोशलिस्ट सोसाइटी चलनी चाहिए। लाइक रॉबर्ट ओवन के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए। लुइस ब्लैंक चाहते थे कि गवर्नमेंट एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को एंड रिप्लेस करे उसको विद कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने भी सोशलिज्म सोसाइटी कैसे फंक्शन करनी चाहिए उसकी बात बताई। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, 1870s तक सोशलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फैल गया। तो जो भी सोशलिस्ट थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, सेकेंड इंटरनेशनल, ताकि वो सब अपने जो भी एफर्ट्स और आइडियाज हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करें। जो वर्कर्स थे इंग्लैंड एंड जर्मनी के, उन्होंने एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया एंड बेटर वेजेस एंड बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए लड़ने लगे। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पार्टीज बनने लगी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के बेसिस पे। लाइक जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिज्म का आइडिया इतना पॉपुलर होते हुए भी इनमें से कोई भी जगह सोशलिस्ट की गवर्नमेंट नहीं बनी। गवर्नमेंट बनी तो कंजर्वेटिव, लिबरल्स या फिर रेडिकल्स की। बट एक कंट्री थी जहाँ पे सोशलिस्ट की गवर्नमेंट बनी और वो थी रशिया। रशियन रेवोल्यूशन, रशिया में सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो ये जो टाइम था रशिया में जब मोनार्की को हटा के सोशलिस्ट ने टेक ओवर किया, दिस इज कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन। तो ये सब जानने के लिए वी नीड टू नो कि रशिया की सिचुएशन कैसी थी बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन। द रशियन एम्पायर
इन 1914 में रशिया को रूल करते थे जार निकोलस सेकंड। रशियन एम्पायर में मॉस्को के अराउंड की टेरिटरी और जो आज की कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस एंड पोलैंड के कुछ पार्ट्स आते थे, ये पैसिफिक तक फैला हुआ था। और आज के सेंट्रल एशियन कंट्रीज और जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान ही रशियन एम्पायर का पार्ट थे। यहाँ पे मेजोरिटी का रिलीजन वाज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, बट यहाँ और भी रिलीजन के लोग रहते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में रशिया में 85% लोग एग्रीकल्चर करके पैसे कमाते थे। ये परसेंटेज और कंट्री की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। जर्मनी में बस 50% लोग एग्रीकल्चर करते थे और फ्रांस में 40%। इंडस्ट्री कुछ एरियाज में सीमित थी। सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को मेन इंडस्ट्रियल एरियाज थे। जब रेलवेज का नेटवर्क एक्सपैंड हुआ तो वो सब इंडस्ट्रीज भी बढ़ने लगी जिनकी रेलवेज में जरूरत थी, जैसे कोल, आयरन एंड स्टील। बात करें इस समय की सोसाइटी की तो यहाँ के वर्कर्स एक डिवाइडेड सोशल ग्रुप थे। वर्कर्स में जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को बाकी वर्कर्स से सुपीरियर मानते थे क्योंकि उनके काम के लिए ज्यादा ट्रेनिंग एंड स्किल चाहिए होती थी। 1914 तक फैक्ट्री में 31% महिलाएं काम करती थी, बट उनकी जो कमाई थी वो पुरुषों की आधी या फिर 3/4 थी। बट इतना डिवीजन होते हुए भी वर्कर्स एम्प्लॉयर्स की कोई भी बात से अगर डिसएग्री करते थे तो वो साथ में आ जाते थे और स्ट्राइक करना शुरू करते थे या फिर अपना काम बंद कर देते थे। बात करें कंट्री साइड की तो यहाँ पीजेंट्स खेती करते थे, लेकिन ज्यादातर लैंड नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास था। यहाँ के पीजेंट्स को नोबिलिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी क्योंकि नोबिलिटी जार के प्रति लॉयल थी। यहाँ के पीजेंट्स चाहते थे कि नोबेल्स का लैंड उनको दे दिया जाए और बहुत बार पीजेंट रेंट देने से मना कर देते थे या फिर लैंडलॉर्ड्स का मर्डर कर देते थे। सोशलिज्म इन रशिया। 1898 में रशिया में कुछ लोगों ने मिलकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई जो कार्ल मार्क्स के आइडिया से प्रभावित थी। पर 1914 तक रशिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी, इसलिए इस पार्टी को एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन काम करना पड़ा। इन्होंने न्यूज़पेपर सेटअप किए, वर्कर्स को मोबिलाइज किया और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की। एक बात थी कि रशिया के पीजेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के पीजेंट से काफी अलग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रशिया में जो अरेबल लैंड था वो पूरा कम्यून के पास था और ये कम्यून खुद से फील्ड्स डिवाइड करके पीजेंट्स में बांटती थी डिपेंडिंग अपॉन किसके घर में कितने अडल्ट मेंबर्स हैं। और क्योंकि फैमिली का साइज बदलता रहता था विद टाइम, इसलिए कम्यून खुद से सेंसस लेके वापस से लैंड को एलोकेट करती रहती थी। इसलिए जो रशियन सोशलिस्ट थे उनको लगा कि वर्कर्स से बेटर है हम पीजेंट्स को रेवोल्यूशन का मेन फोर्स बनाएं, क्योंकि ये जो पूलिंग का सिस्टम है दैट हैज मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। तो इसलिए जो सोशलिस्ट थे वो कंट्री साइड में ज्यादा एक्टिव थे और 1900 में इन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाई जो पीजेंट की डिमांड्स के लिए स्ट्रगल करती थी। पीजेंट्स को लेके सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज में काफी डिसएग्रीमेंट्स थे। लेनिन जो कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का था, उसको लगा कि पीजेंट्स एक ग्रुप नहीं है, इनमें से कुछ पुअर हैं बट कुछ रिच भी हैं, इसलिए दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। फिर लेटर ऑन रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी स्प्लिट हो गई इन बोल्शेविक पार्टी एंड मेंशेविक पार्टी। बोल्शेविक बिलीव कि जार की ऐसी रिप्रेसिव सोसाइटी में जरूरी है कि पार्टी डिसिप्लिन्ड हो और अपने मेंबर्स के नंबर और क्वालिटी को कंट्रोल करके रखे। While on the other hand, Mensheviks thought कि पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए। A turbulent time, the 1905 revolution. रशिया ऑटोक्रेसी था। बाकी यूरोपियन कंट्री में जहाँ पार्लियामेंट थी, यहाँ पे जार के पास ही पूरी अथॉरिटी थी और उसे कोई भी पार्लियामेंट को फेस नहीं करना पड़ता था, तो वो सारे डिसीजंस अपनी मर्जी से लेता था। एंड मीनवाइल रशिया वाज फाइटिंग अ वॉर विद जापान क्योंकि उन दोनों को कोरिया और मंचूरिया चाहिए था। एंड इस वॉर में रशिया बार बार हारा था, बट जार निकोलस सेकेंड वाज कन्विंस्ड कि रशिया वुड विन एंड ही डिसाइडेड दैट रशिया विल कंटिन्यू टू फाइट। बट इस वॉर में जापान डिसाइसिवली वन एंड इस सब वॉर की वजह से रशिया में इंटरनल डिस्कॉन्टेंट बढ़ने लगा एंड दैट लेड टू वायलेंस इन सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको कि ब्लडी संडे मैसेकर बोलते हैं। सो 1904 का समय रशिया के वर्कर्स के लिए बहुत खराब था। चीजों का दाम इतना बढ़ रहा था कि उनकी रियल इनकम बहुत कम हो गई। ये सब देख के वर्कर्स ने लार्ज नंबर्स में वर्कर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना शुरू कर दिया। मीनवाइल जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे लाइक लेनिन, उन सबको एग्जाइल कर दिया गया। देन ऑन 22 जनवरी 1905 में जब वर्कर्स का ग्रुप विच वाज लेड बाय फादर गैपॉन वो विंटर पैलेस के पास आए अपनी मांग बताने के लिए, तब इंपीरियल फोर्सेस ने उन पे ओपन फायर कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 100 वर्कर्स मर गए और 300 घायल हो गए। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे बोलते हैं
इसके बाद पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगी। स्टूडेंट बॉडीज ने कंप्लेन किया अबाउट लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड यूनिवर्सिटीज भी बंद होने लगी। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर और जो भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस एस्टैब्लिश किया और उन्होंने डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। और ये रेवोल्यूशन की वजह से जार ने अलाउ कर दिया एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने का, विच इज कॉल्ड दूमा। बट जार ने फर्स्ट दूमा को 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया। फिर उन्होंने 3 महीने बाद सेकेंड दूमा को इलेक्ट कर दिया। उनको नहीं चाहिए था कि कोई भी तरीके से उनकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन करे या उनके पावर्स कोई छीने। उन्होंने वोटिंग लॉज में भी चेंजेस लाए, जिसकी वजह से थर्ड डूमा वाज पैक्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को डूमा से बाहर ही रखा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में यूरोप में दो ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की थे, जिनको सेंट्रल पावर्स कहते हैं, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। और क्योंकि इन कंट्रीज की पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज थी, इसलिए ये वॉर सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यूरोप के बाहर भी हुई। इसलिए इस वॉर को वर्ल्ड वॉर कहते हैं। स्टार्टिंग में रशिया में वॉर बहुत पॉपुलर थी, सब लोगों ने मिलकर जार को सपोर्ट किया। बट जैसे जैसे वॉर चलती रही, जार ने दूमा में जो मेन पार्टीज थी उनसे कंसल्ट करना बंद कर दिया। इसकी वजह से जार के लिए सपोर्ट भी कम होने लगा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा होने लगे कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक जर्मन नाम है, उसका नाम बदल करके पेट्रोग्राड कर दिया गया। और जो जरीना थी, यानी कि जो रानी थी अलेक्जेंड्रिया, वो जर्मन एंसेस्ट्री की थी। और जो राजा के एडवाइजर्स थे, स्पेशली मॉन्क कॉल्ड रास्पुतिन, इन सब ने मिलकर ऑटोक्रेसी को इतना पॉपुलर बना दिया कि लोग उनसे बिल्कुल थक गए थे। मीनवाइल जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी वो ईस्टर्न फ्रंट पे अलग और वेस्टर्न फ्रंट में अलग तरह की हो रही थी। वेस्ट की तरफ आर्मी ट्रेंचेस से लड़ती थी, जबकि ईस्ट में आर्मी को बहुत चलना पड़ता था और उनकी कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा होती थी। और इतने लोगों के मरने और हारने की वजह से आर्मी डीमोरलाइज भी हो रही थी। 1914 से 1916 तक रशियन आर्मी बुरी तरह हारी जर्मन और ऑस्ट्रियन आर्मी से। 1917 तक आते आते 7 मिलियन से ज्यादा लोग मर चुके थे। जब रशियन आर्मी कोई जगह से रिट्रीट करती थी तो वहाँ की सारी क्रॉप्स जला देती थी, ताकि जो एनिमीज उनके पीछे आ रहे हैं उनको वो क्रॉप्स ना मिले और वो आगे आने का ट्राई ही ना करें। बट इतनी क्रॉप्स जलाने की वजह से ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोग रेफ्यूजी की तरह रहने लगे। इस वॉर का बहुत बुरा प्रभाव इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा। रशिया के पास खुद की इंडस्ट्रीज तो बहुत कम थी और जो सप्लाईज चाहिए थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, वो भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि बाल्टिक सी को जर्मनी ने कंट्रोल करके रखा था। रेलवे लाइंस टूटने लगी। जो भी काम कर सकते थे उनको वॉर में फाइट करने के लिए बुला लिया गया, जिसकी वजह से फैक्ट्री में काम करने वाले लोग ही नहीं बचे और इसलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल ही बंद हो गई। जो ग्रेन्स होते थे उसका लार्ज पार्ट आर्मी के लिए चला जाता था। सिविलियंस के लिए सारी चीजों की कमी हो गई और वो खाने के लिए लड़ने लगे। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। रशिया की कैपिटल पेट्रोग्राड में नेवा नदी बहती थी। नदी के राइट बैंक पे वर्कर्स के क्वार्टर और फैक्ट्रीज लोकेटेड थी और लेफ्ट बैंक पे फैशनेबल एरियाज थे, जैसे विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग वेयर डूमा मेट। 1917 में फरवरी टाइम पे बहुत ठंड हुई पेट्रोग्राड में। वर्कर्स क्वार्टर में खाने की कमी होने लगी। ऐसे में 22 फरवरी में राइट बैंक में लॉकआउट हुआ, यानी कि एम्प्लॉयर ने अपनी फैक्ट्री के लोगों को निकाल दिया। इसके अगले दिन 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक किया उनके सपोर्ट में। जो भी वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो राइट बैंक से लेफ्ट बैंक चले गए और कैपिटल के सेंटर नेफ्स्की प्रोस्पेक्ट में जाके प्रदर्शन करने लगे। जैसे जैसे लेफ्ट बैंक की फेमस बिल्डिंग वर्कर्स घेरने लगे कि देखिए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। कर्फ्यू की वजह से डेमोन्स्ट्रेटर्स चले तो गए, बट 24th 25th को वापस आ गए। फिर गवर्नमेंट ने उन पे नजर रखने के लिए कैवेलरी और पुलिस बुलाई। फिर 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने दूमा ही सस्पेंड कर दी। फिर 26 को डेमोन्स्ट्रेटर्स वापस से आ गए लेफ्ट बैंक पे और उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ मचा दी। बहुत सारे लोग स्ट्रीट्स में आ गए और बेटर वेजेस और बेटर आवर्स और डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे। गवर्नमेंट ने ये सब देख के वापस से कैवेलरी को बुलाया, बट कैवेलरी ने डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायर करने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स एक दूसरे के साथ मिल गए और सोवियत या काउंसिल बना ली। दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत। इनके मिलने के अगले ही दिन एक डेलीगेशन जार से मिलने गई। जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने जार को एडवाइस किया कि वो हट जाए अपनी पोजीशन से, एंड जार ने उनका कहना माना एंड 2 मार्च को उन्होंने एब्डिकेट कर दिया। फिर सोवियत और दूमा लीडर्स मिले और इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई टू रन द कंट्री। आफ्टर फेब्रुअरी
प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी इसमें आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बट जो इसमें लिबरल्स और सोशलिस्ट थे उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए, लाइक पब्लिक मीटिंग्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उसको हटाया, सोवियट्स जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत उसको हर जगह सेटअप किया। इसी बीच बोल्शेविक्स के लीडर लेनिन वापस से रशिया में आए। उसने और बोल्शेविक्स ने 1914 से ही वॉर नहीं लड़ने के लिए बोला था। नाउ ही वांटेड कि सोवियट्स पूरा पावर अपने हाथ में ले लें। लेनिन केम अप विद 3 demands which were Lenin's 3 theses. Number 1 was कि वॉर खत्म कर दी जाए, नंबर 2 कि लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए, नंबर 3 was बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। उसने ये भी बोला कि अब बोल्शेविक पार्टी को अपना नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। धीरे धीरे वर्कर्स मूवमेंट फैलने लगा, इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमिटीज बनने लगी, ट्रेड यूनियंस बढ़ने लगे, आर्मी में सोल्जर्स कमेटी बनने लगी। ये सब देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि उनका पावर कम हो रहा है और बोल्शेविक्स का पावर बढ़ता जा रहा है, तो उनको कुछ करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत कठोर स्टेप्स लिए, जैसे लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, बोल्शेविक्स को जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उन सबको बंद करना शुरू किया। मीनवाइल कंट्री साइड में पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने प्रेशराइज किया फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स में लड़ाई बढ़ने लगी, लेनिन को लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप सेटअप कर देगी। उसने डिस्कशंस करना शुरू किया टू स्टार्ट एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बोल्शेविक्स के जो भी सपोर्टर्स थे आर्मी, सोवियट्स और फैक्ट्रीज में, वो सब साथ आए। ऑन 16 अक्टूबर 1917 उसने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक्स को परसुएड किया फॉर अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, जिसके लिए एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई सोवियट्स ने, विच वाज अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। तो फाइनली 24 अक्टूबर 1917 में अपराइजिंग शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को लगा कुछ गड़बड़ है, तो आर्मी बुलाने चला गया। जो मिलिट्री मैन गवर्नमेंट के लॉयल थे उन्होंने बोल्शेविक की न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंग सीज कर ली और टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने लगे। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग को सीज करो और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करो। रात तक सारी सिटी कमेटी के कंट्रोल में थी और मिनिस्टर्स ने भी सरेंडर कर दिया था। फिर ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की मीटिंग में मेजॉरिटी ने बोल्शेविक्स के एक्शन को सही बताया। What changed after October? मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज हो गए थे नवंबर 1917। बोल्शेविक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे और इसलिए उन्होंने लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और पीजेंट्स को अलाउ कर दिया नोबिलिटी की प्रॉपर्टी छीनने के लिए। उन्होंने आर्मी एंड ऑफिशियल्स के यूनिफॉर्म भी बदलवा दिए आफ्टर अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन, जिसमें एक हैट को भी सेलेक्ट किया गया, दैट केम टू बी नोन एज सोवियत हैट। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शंस करवाए, बट इन इलेक्शंस में उनकी मेजॉरिटी ही नहीं बनी। जनवरी 1918 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल्शेविक पार्टी ने जो भी मेजर्स लिए थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया। ये देख के लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। ही थॉट कि असेंबली से ज्यादा डेमोक्रेटिक तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स है। फिर मार्च 1918 डिस्पाइट अदर पॉलिटिकल अलाइज की ऑपोजिशन, दे मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोव्स। आगे आने वाले सालों में बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, जो कि कंट्री की पार्लियामेंट बन गई। सो मतलब रशिया वन पार्टी स्टेट बन गया। वहाँ पे ट्रेड यूनियंस पार्टी के कंट्रोल में थे। कोई भी बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करता था तो सीक्रेट पुलिस उनको पनिश करती थी। सो पहले तो बहुत से यंग लोग सोशलिज्म और चेंज के नाम पे पार्टी के साथ खड़े थे, बट जब पार्टी के हाथ में पावर आया और उन्होंने जो सेंसरशिप लगाई और लोगों को पनिश करना शुरू किया, इस वजह से बहुत लोग डिसअपॉइंट हो गए। द सिविल वॉर। जब बोल्शेविक्स ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर किया तो रशियन आर्मी टूटने लगी। जो पीजेंट्स थे उनमें उनको अपने घर जाने का मन होने लगा फॉर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और वो चले गए। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे उनके लीडर्स साउथ रशिया चले गए और ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करने लगे बोल्शेविक्स यानी कि द रेड से लड़ने के लिए। ड्यूरिंग 1918-1919 द ग्रीन्स यानी सोशल रेवोल्यूशनरीज एंड द व्हाइट्स यानी प्रो ज़ारिस्ट ज्यादातर रशियन एम्पायर को कंट्रोल करने लगे और उनकी हेल्प बाहर की ट्रूप जैसे कि फ्रांस, अमेरिकन, ब्रिटेन एंड जापान ने भी की, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि रशिया में सोशलिज्म आए। इन सारी ट्रूप्स ने मिलकर बोल्शेविक से सिविल वॉर की। व्हाइट्स में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे उन्होंने बहुत हार्श स्टेप्स लिए उन पीजेंट्स के खिलाफ जिन्होंने लैंड सीज किया हुआ था। इन एक्शंस की वजह से नॉन बोल्शेविक्स को जो भी सपोर्ट किया था लोगों ने, वो सब खत्म हो गया एंड बाय जनवरी 1920 वापस से सारी पावर्स बोल्शेविक्स के पास आ गए, मेकिंग अ सोशलिस्ट स्टेट।
सिविल वॉर के टाइम बोल्शेविक्स ने सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था और जो लैंड सोशलाइज कर दिया गया था वहाँ पीजेंट्स को कल्टीवेट करने दिया गया। सेंट्रलाइज प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए और इसी हिसाब से अगले 5 साल के लिए टारगेट सेट कर दिए गए और उसके बेसिस पे इन्होंने 5 ईयर प्लान बनाए। पहले 2 5 ईयर प्लान के लिए गवर्नमेंट ने सारी चीजों की प्राइस फिक्स कर दी ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छे से हो और ऐसा हुआ भी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी बढ़ा और कई नई नई सिटीज भी आ गई। बहुत से अच्छे स्टेप्स लिए गए, लाइक स्टैंडर्ड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया, क्वेचेस बनाए गए विमेन वर्कर्स के बच्चों के लिए, चीप हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया। बट ये सब का इफेक्ट काफ़ी अनइवन था क्योंकि गवर्नमेंट की रिसोर्सेज लिमिटेड थी। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन 1927-1928 तक आते आते ग्रेन्स की काफ़ी कमी होने लगी सोवियत रशिया में। गवर्नमेंट ग्रेन्स का प्राइस फिक्स करती थी बट पीजेंट्स ने मना कर दिया था उस प्राइस पे ग्रेन्स बेचने के लिए। स्टालिन, जो कि लेनिन की डेथ के बाद पार्टी को हेड कर रहा था, उसने बहुत फर्म इमरजेंसी मेजर्स लिए। उसको लगा कि जो रिच पीजेंट्स या ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड में, उन्होंने ग्रेन्स को अपने पास रखा हुआ है क्योंकि उनको चाहिए था कि जब प्राइस बढ़े तो वो ग्रेन्स बेचे और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो स्टालिन ने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ग्रेन्स को ही कॉन्फिस्केट कर लिया। 1928 में पार्टी मेंबर्स ने सारे ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग एरिया में जाके ग्रेन्स कलेक्ट करना शुरू किया और कुलक्स की रेड शुरू की। कुलक्स वर वेल टू डू फार्मर्स बट शॉर्टेजेस उसके बाद भी थी, इसलिए पार्टी ने डिसीजन लिया टू कलेक्टिवाइज फार्म्स क्योंकि 1917 के बाद लैंड पीजेंट को दे दिए गए थे, जिसकी वजह से फार्मिंग के लिए लैंड बहुत छोटे हो गए थे और मॉडर्न फार्म्स डेवलप करने के लिए, उसमें मशीनरी यूज करने के लिए फार्म का साइज बड़ा होना चाहिए था। तो फिर इसलिए उन्होंने कुलक्स को एलिमिनेट करना शुरू किया और पीजेंट से लैंड लिया और एक स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म एस्टैब्लिश किया और ये शुरुआत हुई स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की। 1929 से सारे पीजेंट्स को फोर्स किया पार्टी ने कलेक्टिव फार्म्स में काम करने के लिए और इसका जो भी प्रॉफिट था वो सब में शेयर किया जाता था। बट पीजेंट्स को ये कलेक्टिवाइजेशन मेथड अच्छा नहीं लगा और प्रोटेस्ट में उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जो भी कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट था उन सबको पनिशमेंट मिली, कुछ को डिपोर्ट किया तो कुछ को एग्जाइल। पर इतना करने के बाद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी ग्रेन्स की। इनफैक्ट 1930 टू 33 में इतनी गंदी हार्वेस्ट हुई कि 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई रशिया में। पार्टी के अंदर ही बहुत लोगों ने प्लान्ड इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके और स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को क्रिटिसाइज किया। बट स्टालिन और उसके सिंपथाइजर्स ने उन क्रिटिक्स को सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने का ब्लेम किया और 1939 तक 2 मिलियन लोगों को इसकी वजह से या तो जेल जाना पड़ा या उन्हें लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। बट उनकी किसी ने भी हेल्प नहीं की। बहुत से लोगों को टॉर्चर किया गया और उनसे फॉल्स कन्फेशंस कराए गए और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। बाकी सोशलिस्ट पार्टी जो थी यूरोप में, उन्होंने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया जिस तरीके से बोल्शेविक्स ने पावर अपने हाथ में लिया। बट एक वर्कर स्टेट बनाना पॉसिबल है, ये सोच के सोशलिस्ट काफ़ी एक्साइटेड थे। बहुत से लोग जो यूएसएसआर के बाहर थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट में पार्टिसिपेट किया और बोल्शेविक्स ने कॉमिनटर्न बनाया। कुछ लोगों को कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में एजुकेशन मिली और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तब यूएसएसआर ने सोशलिज्म को और भी फेमस कर दिया। बट बाय 1950s रशिया में ही लोगों ने रियलाइज किया कि जिस तरह की गवर्नमेंट लोग बनाना चाहते थे आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, वैसे रियलिटी में नहीं बनी। इनफैक्ट वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया कि सब सही नहीं है। यूएसएसआर में एक बैकवर्ड कंट्री एक ग्रेट पावर बन गई, उसकी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डेवलप हो गई और जो पुअर थे उनको खाने के लिए खाना मिल रहा था, बट उसने अपने ही लोगों को एसेंशियल फ्रीडम नहीं दी थी। 20th सेंचुरी के एंड तक इंटरनेशनल रेपुटेशन यूएसएसआर की एज अ सोशलिस्ट कंट्री डिक्लाइन हो गई थी, बट सोशलिज्म का आइडिया को लेके आज भी कई लोगों में रिस्पेक्ट है। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा सो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब